सुबह से दोपहर का वक्त हो चुका है। अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए अमित अपने गांव से माटीगंज जा रहा है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही है। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंकों से अमित गहरी नींद में खो गया। तभी अचानक से ट्रेन का ब्रेक लगा और अमित की नींद टूट गई। उसने उनींदी आंखों से बाहर देखा। सामने स्टेशन का बोर्ड चमक रहा था, माटीगंज। अमित ने जल्दी में अपना बैग समेटा और बिना देर किए डिब्बे से उतर गया। प्लेटफॉर्म पर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। इक्के दुक्के मुसाफिर थके कदमों से अपने रास्ते जा रहे थे। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसकी नजर एक रिक्शे वाले पर पड़ी, जो छांव में खड़ा सुस्ता रहा था। अमित ने उसके पास जाकर पूछा, भैया क्या आप मुझे पुरानी बस्ती के पास छोड़ देंगे? जी भैया, क्यों नहीं, बैठ जाइए। पर लगता है आप इस गांव में नए आए हैं। अमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं यहाँ नया ही हूँ। दरअसल मैं अध्यापक हूँ। पुरानी बस्ती के पास जो सरकारी स्कूल है, मुझे वहाँ नियुक्ति मिली है। अब इसी गांव में रहकर अपनी पूरी जिंदगी गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा दूंगा। अमित की बातें सुनकर रिक्शे वाला कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और कहीं ना कहीं उम्मीद की चमक भी। उसने धीरे से सिर हिलाया और बस इतना कहा, अच्छा, तो अब आप यहीं रहेंगे? रिक्शा वाला चुपचाप रिक्शा आगे बढ़ाने लगा, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान उठ चुका था। हाय रे किस्मत, कितने बरसों बाद हमारे गांव में कोई ऐसा आया है जो सचमुच बच्चों को पढ़ाना चाहता है। ये मास्टर साहब नेक दिल के इंसान लगते हैं, लेकिन अगर अभी मैं इन्हें बता दूं कि जिस स्कूल में ये पढ़ाने जा रहे हैं वो अब खंडहर बन चुका है, छतें टूटी पड़ी हैं, दरवाजों पर जंग खा गया है और वहाँ बच्चों की खुशपुसाहट की जगह अब जुआरियों की गालियां और शराबियों की बोतलों की खनक सुनाई देती है, तो शायद ये मास्टर जी यहीं से वापस लौट जाएंगे और फिर हमारे गांव के बच्चों के हिस्से में वही अंधेरा रह जाएगा। वो एक गहरी सांस भरते हुए सोचने लगा, नहीं, इन्हें सीधे स्कूल ले जाना ठीक नहीं होगा। पहले कासिम मियाँ से मिलवाता हूँ, वो समझदार हैं, दुनियादारी जानते हैं, शायद दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लें। अगर इन मास्टर साहब का दिल पिघल गया तो कौन जाने सरकार से मदद ले आए, गांव वालों को साथ जोड़ लें और फिर उस सुनसान पड़े स्कूल में बच्चों की किलकारियां गूंज उठे, हवा में फिर से किताबों की खुशबू घुल जाए और हमारे गांव की जिंदगी से अंधेरा मिट जाए। रिक्शे वाले ने अपने मन की सारी बातें दबाकर अमित की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, भैया आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको सही जगह पहुंचा दूंगा। लगता है सफर ने आपको काफी थका दिया है। आइए, सबसे पहले मैं आपको पुरानी बस्ती के उस जाने पहचाने मोड़ तक ले चलता हूँ, जहाँ कासिम मियाँ की चाय की दुकान है। मिट्टी के कुल्हड़ में उबलती चाय की खुशबू जैसे ही आपकी सांसों में घुल जाएगी, दिन भर की सारी थकान पल भर में मिट जाएगी। कासिम मियाँ के बारे में पूरा गाँव जानता है, नेक दिल, हंसमुख और मेहमान नवाज। यकीन मानिए, उनके हाथों की बनी चाय सिर्फ जायका ही नहीं, सुकून भी देती है। और हाँ, फिक्र मत कीजिए, आपके ठहरने का इंतजाम भी वही कर देंगे। अरे मंगलू, आज सुबह से दूसरी बार आया तू, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ कासिम मियाँ, सब ठीक है। आज मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? मंगलू जल्दी से बता, आखिर क्या बात है? कासिम मियाँ, असल बात तो ये है कि ये भाई साहब बड़े ही नेक दिल इंसान हैं। इनसे बात करके मुझे लगा मानो हमारे गांव की किस्मत ही बदलने वाली है। ये पेशे से अध्यापक हैं और सरकार ने इनकी नियुक्ति हमारे गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए की है। अब जरा सोचिए, अगर इन्हें पता चल गया कि वो सरकारी स्कूल तो अब खंडहर बन चुका है, जहां बच्चों की जगह दिन रात जुआरी और नशेड़ी डेरा जमाए रहते हैं, तो ये बेचारे शायद यहीं स्टेशन से ही वापसी की ट्रेन पकड़ लें। गांव की भलाई का मौका हमारे हाथ आया है कासिम मियाँ, इन्हें हर हाल में रोक कर रखना होगा। इन्हें यकीन दिलाना होगा कि गांव को इनकी सख्त जरूरत है। मेरा काम तो इन्हें आपके पास यहाँ तक लाना था, अब आगे की जिम्मेदारी आप संभालिए। किसी भी तरह से इन्हें यहाँ से जाने मत दीजिएगा। तू चिंता मत कर मंगलू, अगर कोई नेक इंसान मेरे पास आया है तो समझ ले ये भगवान की मर्जी है। अब मैं इसे यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगा। आइए श्रीमान जी,
आपका हमारे गांव माटीगंज में दिल से स्वागत है। अब आप हमारे मेहमान हैं। आपकी खातिरदारी करना मेरा फर्ज है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाता हूँ। पीते ही आपकी सारी थकान हरी भरी हो जाएगी। अरे नहीं कासिम जी, इतना सम्मान मत दीजिए मुझे। इस गांव में आए तो मुझे कुछ ही देर हुई है। पहले हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान लें, फिर आपकी सेवा भावना चलती रहेगी। बस आप मुझे ये बता दीजिए कि सरकारी स्कूल यहाँ से कितनी दूर है। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। पहली बार गांव के बच्चों को पढ़ते देखने का एहसास लेना चाहता हूँ। ये मास्टर तो बड़े उतावले लग रहे हैं। अगर इन्हें अभी स्कूल पहुंचा दूंगा तो सारा राज खुल जाएगा। बेहतर है कि चाय पिलाकर बातों में उलझाए रखूं। शाम होते होते अंधेरे का बहाना बना दूंगा। कल की कल देखी जाएगी। अरे श्रीमान जी, स्कूल तो अभी दिखा दूंगा, लेकिन तनिक हमें मेहमान नवाजी भी तो कर लेने दीजिए। जरा हमारी दुकान में तशरीफ रखिए, एक प्याला चाय पी लीजिए, फिर अपने आप को और हमें जानने का भी तो वक्त मिलेगा। उसके बाद चलेंगे स्कूल की तरफ। ठीक है कासिम मियां, आप इतना जोर दे रहे हैं तो एक कप चाय पिलाइए। वाह कासिम मियां, आपकी चाय तो सचमुच अमृत के समान है। मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसी चाय मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं पी। मजा आ गया चाचा। सुना है आप गांव के बच्चों को शिक्षा देने आए हैं। बहुत नेक काम है बेटा। भगवान आपको खूब तरक्की दे। अरे चाचा, ये तो शाम हो गई। बातों में हम इतना खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। अब सच कहूं तो मैं बहुत थक गया हूँ। एक काम कीजिए, अभी मेरे ठहरने का बंदोबस्त कर दीजिए। कल सुबह तरोताजा होकर स्कूल का मुआयना करेंगे। अरे बेटा, मैंने आपके आराम का बंदोबस्त पहले ही कर रखा है। आपका कमरा तैयार है, जाइए चैन से सो जाइए। मैं अभी थोड़ी देर में आपके खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ। थकान इतनी है कि शरीर टूट रहा है। एक नींद ले लेता हूँ, उसके बाद रात में खाने का इंतजाम कर देना। अमित जाने ही वाला होता है कि कासिम मियां अचानक रुककर गंभीर हो जाते हैं। बेटा, जरा एक बात का ध्यान रखना। तुम्हारे कमरे से थोड़ा आगे जो तालाब का किनारा है ना, वहां मत जाना। क्यों कासिम मियां, वहां कुछ है क्या? नहीं बेटा, वहां तो एकदम सुनसान रहता है। अंधेरे में कोई आता जाता नहीं, इसीलिए मना किया है। अब और कुछ नहीं। ठीक है चाचा, मैं ध्यान रखूं। अमित पूरे दिन की थकान से चूर था। बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें कब बोझिल हुईं और नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया, उसे खुद भी नहीं पता चला। लेकिन यह कोई साधारण नींद नहीं थी। कुछ ही पलों बाद उसकी सोती आंखों में एक अजीब सा सपना उभरने लगा। दुकान के बोर्ड पर धुंधली सी परत जमी है, लेकिन उस पर साफ साफ लिखा है सन 1925। अमित का दिल एकदम से धड़क उठा। दुकान के सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल चुनरी से ढका हुआ था। दोनों हाथ फैलाकर वो सीधे अमित को अपनी ओर बुला रही थी। उसके इशारों में एक अजीब खिंचाव था, मानो सदियों से वो अमित का इंतजार कर रही हो। वो धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। अचानक एक हवा का तेज झोंका आया। उस झोंके से औरत की चुनरी एक ओर उड़ गई और तभी अमित की आंखें जैसे झम गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि सामने जो चेहरा था वो कोई साधारण चेहरा नहीं, वो तो एक सड़ा गला कंकाल था। आंखों की जगह खोखली काली गुफाएं और हड्डियों पर झूलती चमड़ी के टुकड़े। अमित का गला सूख गया, पांव जैसे जमीन में धंस गए। लेकिन उस डरावने कंकाल का चेहरा अचानक हिलने लगा और फिर एक भयानक भारी